नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग देखते हैं 65वें बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूएनएससी एंड इंडिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कार्य एवं शक्तियों को आज हम लोग देखेंगे। साथ ही सुरक्षा परिषद में सुधार की लंबे जो समय से मांग हो रही थी उसके बारे में देखेंगे, और इसमें भारत की जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता में क्या क्या चुनौतियां हैं, सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, अवरोध क्या क्या हैं, इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही ईडू एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए ये मेल आईडी है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ ही स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जांच करने व विवाद के समाधान करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, इसको आप कार्य समझ सकते हैं कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा से संबंधित जांच करने और विवादों का समाधान करने, तो समाधान और जांच दोनों करने का शक्ति है। सुरक्षा परिषद की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। यह विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह सर्वोच्च जो शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। यूएन चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्थापित की गई है। तो यूएन चार्टर के जो आर्टिकल 23 है उसके तहत इसका गठन किया गया है। इसकी जो प्रथम बैठक थी, पहली बैठक, यह 17 जनवरी 1946 को प्रथम बैठक हुई, और ये प्रारंभ में जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था तो इसमें 11 ही सदस्य हुआ करते थे। 5 अस्थायी थे और 6 अस्थायी। वही अस्थायी सदस्य जो आज भी अस्थायी बने हुए हैं, लेकिन अस्थायी में बढ़ाया गया कब? 1963 में जनरल असेंबली द्वारा संशोधन करके 11 सदस्य से 15 सदस्य किया गया, जो 5 अस्थायी रहा और 10 अस्थायी हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका उद्भव जो है 1946 के दौर में हुआ था, और किस क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते यह अपने सदस्यता को बढ़ाते गया। सुरक्षा परिषद में जैसे कि हम लोग देख लिए 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी है। 5 अस्थायी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए, ये उसका फ्लैग रहा। साथ में क्या, अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर महासभा द्वारा किया जाता है। 2 वर्ष के लिए अस्थायी बनते हैं, और जब अस्थायी बन जाते हैं उसके बाद क्या है, वर्तमान अस्थायी सदस्य राष्ट्र पूर्ण निर्वाचन योग्य नहीं होते। यानी जैसे अभी उनका कार्यकाल 2018 से 2020 रहा, तो वो 2021 में तुरंत नहीं खड़ा होंगे, उनको कुछ समय बाद खड़ा होना है। उसके बाद महासभा द्वारा अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते समय विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने तथा संघ के अन्य प्रयोजनों की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के योगदान पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही समान भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए या फिर संयुक्त राष्ट्र को हेल्प करने के लिए, वो सबको भी ध्यान रखा जाता है। साथ में क्या है, भौगोलिक वितरण, जो विश्व में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है उसका पे भी ध्यान रखा जाता है। उससे हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से देते हैं ध्यान। यह फोटो देख रहे हैं, यह फोटो जो है यूएनएससी की जहाँ बैठक होती है, मीटिंग होती है, वहाँ उस हॉल की ये बैठक है। यहाँ पे मीटिंग होती रहती है यूएनएससी की। देखिए, इस परिषद में 2 वर्ष के लिए सम्मिलित किए जाने वाले अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अफ्रीका व एशिया से 5 सदस्य लिए जाते हैं। ये अफ्रीका देख रहे हैं, ये एशिया देख रहे हैं, ये इससे आपके 5 इधर ये भी इंक्लूड होगा, ये पूरा एशिया से, ये से 5 सदस्य लिए जाते हैं। लैटिन अमेरिका से 2 सदस्य, ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये लैटिन अमेरिका का ऊपर, ये इसमें 2 सदस्य लिए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य, ये पश्चिमी यूरोप है, ये एरिया से 2 सदस्य लिए जाते हैं। फिर पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य, ये पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य लिया जाता है। अब बाकी 5 सदस्य इसमें अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के लिए एक प्रतिनिधि का भी प्रावधान है। जो अस्थायी या फिर अस्थायी सदस्य नहीं है, उनके लिए भी एक सदस्य के रूप में वो इसमें शामिल हो सकते हैं। आगे देखिए कि इस बार 2019, 2020, 2021
इसमें जो कार्यकाल है कि जैसे कि परमानेंट के अलावा जो एशिया से 2 हैं, तो एशिया पैसिफिक से कौन कौन है, वियतनाम और इंडोनेशिया। वियतनाम जो है 2021 तक रहेगा, इंडोनेशिया रहेगा 20 तक। उसी रूप अफ्रीका के 3 देश हैं, अफ्रीका के हैं नाइजर, तुनिसिया और साउथ अफ्रीका। उसी प्रकार लेटिन अमेरिका के कौन देश हैं अभी सदस्य, वो सेंट वेनिस है और यह डोमिनियन रिपब्लिक है, यह अभी लेटिन अमेरिका से। ईस्टर्न यूरोप से अगर आप देखा जाए तो ईस्टर्न यूरोप से एस्टोनिया है, अभी यह सदस्य के रूप में है। और वेस्टर्न यूरोप से है 2 कंट्री, वेस्टर्न यूरोप से बेल्जियम है और जर्मनी, यह भी अस्थायी सदस्य अभी हैं। और एक बात बता दूं आपको कि अभी जो हाल फिलहाल में 55 कंट्रीज जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं इंडिया को फॉर नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी टर्म 2021 और 22 के लिए। मतलब अगर एशिया पैसिफिक से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे 2020 के बाद ख़त्म हो जाएगा टर्म इंडोनेशिया का, उसके बाद 2021 से 2022 का टर्म आएगा इंडिया का, ये टर्म आने वाला है। तो 55 कंट्री ने सपोर्ट किया अस्थायी सदस्यता के लिए। आपको मैं बताते चलूँ, इसमें आपका चीन है, उसने भी अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का सपोर्ट किया है। इसके साथ में अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, अरब जो कंट्रीज हैं वो सभी भारत का सपोर्ट किए हैं फॉर टर्म 2021, 21 एंड 22 के लिए एशिया से। यह भारत का स्टेटस है अभी। उसके बाद फिर कुछ समय बाद 2027-28 में ये फिर टर्म आएगा, तुरंत नहीं आएगा ये फिर से अस्थायी सदस्य बनने के लिए। आगे देखते हैं, यह जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन का, किस प्रकार से जो पूरा संगठन को संरचना है उसे देखने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल एक इसके अंग की तरह है, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उसके अलावा भी जो यूएन के ऑर्गन सब हैं, जैसे यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एचआरसी है, सीईएएफ है, ईपी है, उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एफएओ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ है, ये सब इसके अंग हैं। इसके साथ में सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट्स हैं, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो इस किस प्रकार से काम करते हैं उसे देख रहे हैं। यहाँ किसी भी चीज़ को अगर मैटर को लाना है तो जनरल असेंबली में लाते हैं इस मैटर को, जनरल असेंबली द्वारा इसमें भी सुधार किया जाता है, जैसा कि हम लोग देखें कि 1969 में हुआ था सुधार, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। आगे देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ। ये जो कार्य एवं शक्तियाँ ये चार्टर में स्पष्ट रूप से दी हुई है, ऐसे हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे आगे। तो इसका पहला है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना, जो इसका कार्य है। उसके बाद है आक्रामक राष्ट्रों के प्रति कठोर निर्णय लेना और दंडित करना। अगला है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय करना। उसके अलावा सुरक्षा परिषद किसी भी विवाद की जांच कर सकती है तथा इसके समाधान की सुझा सकती है, इसको सॉल्यूशन भी कर सकती है और इसकी जांच भी कर सकती है। साथ ही यह परिषद अपनी आवश्यकता अनुसार समितियों का भी गठन कर सकता है, किसी भी मुद्दे पर लेकर ये समिति बैठा सकता है, बना सकता है। सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्ति हेतु आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये राष्ट्र जो है सदस्यता पाने का यह सुरक्षा परिषद के थ्रू संयुक्त राष्ट्र में पहुंचता है। उसके अलावा सुरक्षा परिषद आवश्यकता पड़ने पर महासभा को वार्षिक विशेष रिपोर्ट भेजती है, वार्षिक आधार पर एनुअली रिपोर्ट भेजती है। उसके अलावा है परिषद महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए महासभा के साथ मिलकर महासभा को सिफारिश करती है। जैसा कि हम लोगों ने भी पहले देखा था मैप में कि किस प्रकार से पूरा यूएन ऑर्गन कार्य करता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये आईसीजे में जो जस्टिस रिक्रूट होते हैं उनके लिए भी यह सिफारिश करता है। उसके अलावा है सुरक्षा परिषद रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के लिए ट्रस्टीशिप कार्यों का निर्वहन भी करती है। ट्रस्टीशिप कार्य का संदर्भ ऐसा कार्य से हो गया जिसमें समाज को या फिर नागरिकों सिविलियंस को इसमें हेल्प किया जाए, सिविलियंस को सोशली इकोनॉमिकली। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। यूएन जो चार्टर के तहत जो फंक्शंस एंड पावर हैं उसको एक लाइन में अगर जल्द से जल्द देखते हैं। अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स आर, ये जो देख रहे हैं यह पेज, ये
स्पष्ट रूप से इसी प्रकार से आपका यूएन चार्टर का जो साइट है यूएन का, यूएनएससी का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, सेम इसी चीज़ को देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, जो मैंने अभी जस्ट हिंदी में बताया था उसी रूप से यह इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों आवश्यक है। तो इसका जो सुधार का रीज़न है वो एक सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति स्थापना एवं विवाद निवारण का प्रमुख अंग है। महासभा के निर्णयों के विपरीत इसके निर्णय भी सभी राष्ट्र पर बाध्यकारी होते हैं। इस प्रकार इसकी विस्तृत शक्ति और कार्यवाहियां राज्यों की संप्रभुता का अतिक्रमण है। तो इस कारण से इसमें सुधार चाहिए। यद्यपि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद के पास इस तरह की शक्तियां का होना उचित एवं महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि इसके संकल्पों का अनुपालन सभी राष्ट्रों द्वारा होना है तो सुरक्षा परिषद के पास आवश्यक प्राधिकार एवं वैधता होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि इसमें अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे कि जो प्रतिनिधित्व संख्या 15 है तो उसको बढ़ाने की मांग की गई, क्योंकि इसमें 190 कंट्री लगभग शामिल हैं, तो इसे बढ़ाने की मांग की गई है। सुरक्षा परिषद का वर्तमान स्वरूप 1945 की भू राजनीति को दर्शाता है, न कि वर्तमान को। जैसा कि मैंने कहा 1945 के बाद 140 से अधिक राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ली है। जैसे कि ये 45 जो है 1945 ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो है यह समाप्त हुआ था, उसके बाद यूएन का गठन हुआ था। तो उस टाइम में जो विजित शक्तियां थी वही एक तरह से 5 जो परमानेंट सीट है उन्हीं को मिली हैं, जो हारे हुए देश तो कुछ नहीं मिला है इसमें। अब उसके बाद 1945 के 140 से ज़्यादा देश भी ज्वाइन किए हैं इसको, लेकिन सदस्यता जो है उन लोगों तक एक्सपेंड उस मात्रा में नहीं की गई है। बस एक 4 गो जो है अस्थायी सदस्य बढ़ाया गया था 1969 में, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। उसके अलावा ये पूरे विश्व में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये जो है कैरेबियाई क्षेत्र यूएनएससी में अस्थायी सदस्य नहीं है। ये कैरेबियाई क्षेत्र है, ये अस्थायी सदस्य नहीं है। इनकी मांग है कि यूएनएससी को नई वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो नया अभी जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए सदस्यता, या फिर इसको अस्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य का। अब देखते हैं कि इस सुधारों में क्या क्या अवरोध हैं जो सुधार होने चाहिए। इसमें है कि प्रक्रिया, जैसे कि सुरक्षा परिषद संशोधन आवश्यक है और इसके सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए यूएन चार्टर में सुधार आवश्यक है। तो अगर यूएनएससी में आपको सुधार करवाना है तो आपको यूएन चार्टर में सुधार करना आवश्यक है। तो अब सुधार यूएन चार्टर में कैसे होगा? तो इसके लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों सहित महासभा के 2/3 सदस्यों का मत आवश्यक है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। तो महासभा का इसमें 2/3 सीट चाहिए और अस्थायी सदस्य जो 5 हैं उनका भी इसमें हामी चाहिए। तो क्या है चुनौती? यह है कि सुरक्षा परिषद में सुधारों के संबंध में सभी पक्ष एकमत नहीं है। जैसे इसका प्रमुख उदाहरण है कॉफी क्लब, यानी यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये जो देख रहे हैं कॉफी क्लब, तो ये क्लब के बारे में बताता चलूं। ये यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है, ये जो है UFC कहलाता है। इसका जो हेड है वो इटली द्वारा किया जाता है और यह परमानेंट सीट के जो विस्तार है उसका यह विरोधी है। यह नहीं चाहता है कि इसके सीटों का विस्तार हो, तो एक तरह से यह हडल का काम करता है। तो कॉफी क्लब के सुधारों के संबंधी विचार में भेद है। देखिए इसमें 2 क्लब है, एक G4 है और एक कॉफी क्लब है। G4 में आपका इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, आपका जापान, ये आपका G4 में है और इधर का है कॉफी क्लब यानी UFC क्लब है। तो UFC क्लब जो इटली के द्वारा हेड किया जाता है, इसमें चाइना वगैरह भी सब है, मिल के इसको सपोर्ट करते हैं कि इसकी जो अस्थायी सदस्यता है उसको बढ़ाया ना जाए। इस प्रकार के एक अंदर में भी कंट्रोवर्सी है, इन दोनों के बीच में भी विरोधाभास है। अब देखते हैं
कि 5 अस्थायी सदस्यों के समर्थन के बिना सुधार संभव नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि जबकि ये सदस्य अपने वीटो शक्ति के कमजोर किए जाने पर क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण चीन है। जैसे कि हम लोग अगर एशिया की अगर बात किया जाए तो भारत और चीन है, तो यह दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण देश है और यह नहीं चाहता कि एक कॉन्टिनेंट में या फिर एक क्षेत्र में इसका प्रतिद्वंदी मजबूती से खड़ा हो। जैसे कि हम लोगों के लिए प्रतिद्वंदी चीन है, तो वो हम लोगों का विरोध करता है सदस्यता का भारत का। सुरक्षा परिषद सुधारों में एक प्रमुख सुधार है परिषद का विस्तार किया जाना, लेकिन इस संबंध में यह संदेह है कि यह नई चुनौतियों से लड़ने में और कमजोर संस्था होगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं जहां सहमति बनाना और मुश्किल है होगा, और अगर वीटो शक्ति का विस्तार किया जाता है तो अन्य देश भी इसका निजी हित में दुरुपयोग कर इसके लक्ष्य प्राप्ति में अवरोधक बन जाएंगे। तो एक तो पहले इसकी जो सुधार में सीट बढ़ाना वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। अगर बाय द वे सीट बढ़ भी जाता है तो क्या होगा कि लोग जो है इसको निजी हित में इसका दुरुपयोग करेंगे अपने वीटो पावर का, वो अड़ंगा लगाने के लिए या फिर क्षेत्रीयता जो प्रतिद्वंदी है इसको भी रूप में इसको काउंटर कर सकते हैं। इसका जो लक्ष्य प्राप्ति है इसका जो यूएनएससी का वो अवरोधक बन जाएगा उसमें। तो अब देखिए कि भारत को जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, आखिर जो भारत का दावा है वो क्यों मिलनी चाहिए भारत को, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सही बात है। अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान, मानवाधिकारों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विधियों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत लगातार निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है, जो शांति सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत जो है ये शुरू से जो है सॉवरेन राष्ट्र है, ह्यूमन राइट्स का डिग्निटी का सम्मान करता है और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको भी ये फॉलो करने का प्रयास करता है, जैसा कि हम लोग निशस्त्रीकरण के बारे में देख सकते हैं। और ये जो उस टाइम में जो निर्गुट इसको गुट निरपेक्षता आंदोलन उसमें भी यह अनबायस्ड होकर जो कार्य कर रहा था। वर्ष 2010 के बाद भारत की जो आर्थिक प्रगति ने वैश्विक पटल पर भारत को सशक्त रूप में पेश किया है। भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी इसके आधार पे ये बन गई है, यानी क्रय क्षमता के आधार पे तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो भारत का जो एक सदस्यता मिलने का जो एक दावा किया जा रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था को फोकस किया जा रहा है। जो तीसरी पीपीपी एक तरह से है हम लोग का मजबूत, इस रूप में कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं विश्व राजनीति में भारत की बढ़ती भागीदारी एक अन्य कारण है जो सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, जिससे भारत नेट सिक्योरिटी प्रदाता के रूप में उभर रहा है। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो भारत जो है अपने पड़ोस नीतियों के प्रति या फिर जैसे सार्क सैटेलाइट अभी कुछ दिन पहले छोड़ा था, तो वो अपने देश के अलावा भी अन्य देशों को जो पड़ोसी देश है उसको भी सहयोग करने के लिए करता है। साथ में भूटान हो गया या छोटे अन्य देश है उसमें यह आर्थिक सहयोग भी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करता है। अफगानिस्तान में किया है, नेपाल में किया है। इस रूप से भारत जो है अपने जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अच्छा करने का प्रयास करता है लगातार। और साथ ही क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी के कारण अमेरिका ने अपनी पश्चिमी कमांड का नाम बदलकर हिंद प्रशांत कमांड कर दिया है, यानी इंडो पैसिफिक कमांड जोन कर दिया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अब तक का सबसे बड़ा सहयोगी है। तो भारत द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पे जो संयुक्त राष्ट्र के जो शांति अभियान चलते हैं, पीस कीपिंग जो अभियान है, इसको पीस कीपिंग अभियान बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी देश में अगर उपद्रवी द्वारा अगर वहाँ पे हिंसा फैलाई जा रही है तो पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे पहुँचती है और उपद्रवियों को शांत करने का कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। आगे देखते हैं। देखो भारत ने अभी तक 39 अभियानों में 2,40,000 सैनिकों का सहयोग किया है। वर्तमान में 14 अभी जो है शांति अभियानों में से 9 में भारत के लगभग 6600 सैनिक कार्यरत हैं। तो जैसे आप लोग सूडान का भी सुने होंगे, तो वहाँ पे भी पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था। तो जहाँ जहाँ इस टाइप के जो सिविल वार होते हैं या फिर कहीं पे किसी देश में अगर हिंसा घटना बढ़ती है तो वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है और भारत जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके अलावा क्या है कि भारत को बड़ी संख्या में देशों व समूहों का समर्थन प्राप्त है।
देशों व समूहों का। जैसा कि मैंने कहा देश के बारे में, तो जैसे जो अपने पड़ोसी देश हैं उसका समर्थन प्राप्त है। और साथ ही समूहों की अगर बात किया जाए तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो पूरा अफ्रीका और 50 देशों का जो सपोर्ट लिया गया था, वो भी एक तरह से समूहों का जो है लीडरशिप भारत द्वारा किया जाता है, तो इनका भी समर्थन प्राप्त है। और G4 वगैरह हो गया, इससे भी इसका समर्थन मिलता है। आगे देखते हैं अब कि भारत के जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत का क्या क्या प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में। तो भारत ने मुख्य रूप से इस संबंध में द्विघटकीय रणनीति का अनुसरण किया है। 2 घटक किया है इस रणनीति। पहला घटक देखते हैं हम लोग। पहला घटक है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने समर्थन को अधिकतम करना, तो ज़्यादा देशों को अपनी ओर आकर्षित करना। और दूसरा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में अपने विरोध को कम करना। एक साइड में है कि समर्थन को अधिक करेंगे और साइड में अपने खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसको कम करना। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों आधार पर जो है भारत कार्य कर रहा है, अन्य देशों का समर्थन प्राप्त कर रहा है, साथ ही जो देशों में जो खटास है उसे भी कम करने का प्रयास कर रहा है ताकि इसकी सदस्यता में रुकावट कम से कम हो। उसके अलावा क्या G77 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व वैश्विक दक्षिण में भारत के समर्थन को मजबूत कर महासभा में जरूरी संख्या बल प्राप्त करने में सहयोग करता है। तो वहीं भारत ने P5 के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जैसा कि 2005 में ऐतिहासिक परमाणु संधि के बाद भारत अमेरिका की निकटता बढ़ाने पर बल देता है आदि। जैसे हाल के समय में देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका और भारत जो है अभी के समय में भी एक दूसरे का जो है सपोर्ट किए जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका के प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी भारत के प्रधानमंत्री के साथ में अभी कार्यक्रम भारत में किए थे। तो भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे यह प्रगाढ़ होते जा रहा है, तो इसका भी हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। फ्रांस जैसे है, फ्रांस भी भारत का सपोर्ट करता है अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने में। और अब चाइना हो गया, ये सब अब विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित संयुक्त वक्तव्यों में भारत की सुरक्षा परिषद में सदस्यता का समर्थन एक प्रमुख घटक बनकर उभरा है। जैसा कि कुछ राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्यता का समर्थन किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों सहित जैसे कि अमेरिका यह सपोर्ट करता है इंडिया को, फ्रांस यह सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं हम लोग G4 समूह भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसा कि मैंने बताया, एवं 169 समूह जो है सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र के माध्यम से सहयोग। तो क्या है कि एक और जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कैसे जो है एक तो अपने भारत के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसको कम करना है, साथ ही में अन्य जो देशों का है उसका समर्थन भी बढ़ाना है। तो 169 जो लैटिन जो कंट्री हैं, एशिया के कंट्री हैं, अफ्रीका के कंट्री हैं, इन लोगों के माध्यम भी सहयोग बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएगा भारत। इसके अलावा भारत की सुरक्षा परिषद सदस्यता में चुनौती देखते हैं। तो भारत को पहले क्यों चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या अब चुनौतियां हैं उसे भी देखते हैं हम लोग कि बहुपक्षीय डिप्लोमेसी के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। जैसा कि संसाधन हम लोग देखते हैं चाइना के पास, अमेरिका के पास, जैसे कि उसमें वो संसाधन हैं, उस रिस्पेक्ट में हम लोग के पास उतनी संसाधन नहीं है, ये सच्चाई है। और उसके साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कई मुद्दों में मानक पहलुओं के साथ अपर्याप्त जुड़ाव, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं जिसके साथ में यह इंडिया कनेक्ट नहीं हो पाता है। और अभी जिस कुछ दिन एक महत्वपूर्ण बताता चलो कि अभी 2-3 महीने पहले जो हैं अभी UNSC में अभी जम्मू कश्मीर का जो कदम लिया गया था भारत द्वारा उसके खिलाफ इसका किया गया था, लेकिन जो भारत के जो UNSC में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अकबरुद्दीन, तो वो जो है अकबरुद्दीन जो हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है भारत का UNSC में। आगे देखते हैं भारत अपनी सदस्यता के पक्ष में सख्त व्यवहारिक राजनीतिक सौदेबाजी की जगह हकदारी पर अत्यधिक निर्भरता है। तो
तो सख्त व्यवहारिक राजनीति सौदेबाजी की जगह हकदारी पर अधिक निर्भरता है, तो वह सौदेबाजी को कम देता है और हक को ज़्यादा देता है प्राथमिकता। भारत, ये सब चुनौतियां हैं भारत की, तो इसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो इसमें जो सौदेबाजी को भी प्राथमिकता दे सकता है भारत अपने इंटरेस्ट को जगा के रखा सकता है। उसके अलावा है अस्थायी सदस्यों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के प्रति झुकाव, चीन एवं कॉफी क्लब का विरोध। तो अस्थायी सदस्यों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के प्रति झुकाव, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जैसे कॉफी क्लब है, इटली द्वारा समर्थित है, यह जो है यूएनएससी में किसी प्रकार के सुधार को नहीं चाहता, मेंबरशिप ना बढ़े। तो और जो भी अस्थायी सदस्य हैं P5 जो हैं और 5, वो भी नहीं चाहता है कि जो भी ये वीटो के पावर है या फिर ये इसको बढ़ाया जाए। और साथ में चीन तो विरोध करता ही है। आगे देखते हैं वीटो संबंधी चुनौतियां, जिसमें भारत वीटो के साथ सदस्यता चाहता है, तो वहीं अस्थायी सदस्य अपने वीटो शक्ति को कमजोर करने के पक्ष में नहीं है, जबकि महासभा के ज्यादातर सदस्य वीटो शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो महासभा के सदस्य चाहते हैं वीटो शक्ति समाप्त कर दिया जाए। यह मतभेद सहमति समर्थन में चुनौती पैदा करता है। ये जो मतभेद है समर्थन में चुनौती पैदा कर रहा है। तो महासभा एक साइड चाह रही है कि वीटो शक्ति को ही खत्म कर दिया जाए, अब वहीं अस्थायी सदस्य चाह रहे हैं कि वीटो शक्ति को एक्सपेंशन ना हो। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत G4 के साथ संलग्नता इसकी सदस्यता के लिए एक प्रमुख चुनौती है, जैसे चीन द्वारा जापान का विरोध किया जाना। तो G4 भी जो कंट्री हैं G4 के, जैसे ब्राजील हो गया, आपका जर्मनी हो गया, ये सब भी अपनी जो स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं। जापान हो गया, ये सब के प्रयास कर रहे हैं। तो चीन द्वारा जैसे मान के चलिए जापान का विरोध किया जाता है, भारत के भी सदस्यता का विरोध किया जाता है, तो यह भी अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। इसके साथ हम लोग देख ले महत्वपूर्ण चुनौतियों को, आगे देखते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारत अपनी सदस्यता के लिए निम्न प्रयास कर सकता है, जो इस प्रकार से हैं कि भारत जो है G4, इब्सा जो है, उसके बाद क्वाड जो है, सहित अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयास सुरक्षा परिषद को अधिक प्रातिनिधिक, पारदर्शी, उत्तरदायी व कुशल बनाएंगे। तो जैसे कि और भी इसके अलावा भी संगठन जो है, जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, या फिर जो भी क्षेत्रीय संगठन है, उसके तहत जो है देशों में जो है अपना रिलेशन को मजबूत किया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने तरह पॉजिटिव माहौल किया जाए कि इसमें जो है अगर सुधार कल की डेट में होता है, अगर सुरक्षा परिषद की जो सीटों को बढ़ाई जाती हैं, तो भारत भी इसमें एक प्रमुख दावेदार हो। आगे है कि भारत को अपनी सदस्यता के लिए विश्व राष्ट्रों के समर्थन, यूएनएससी में सुधार के समर्थन के लिए पुनः प्रबल प्रयास करना चाहिए। यानी भारत को जो है ये प्रयास में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। भारत को समर्थन प्राप्त और विरोध कम करने के प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। आगे है कि भारत जो है G4 के साथ मिलकर इस आधार पर सुरक्षा परिषद के अभियानों में शामिल होने से इनकार कर सकता है कि जब विश्व शांति व सुरक्षा संबंधी में उसके मत को महत्व नहीं मिलता, तब तक वह उसमें शामिल नहीं होगा। तो यह भी एक एंगल हो सकता है कि जो G4 जो देश जिसमें मैंने बताया अभी, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, तो इसके ये लोग बहुत मजबूत राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र हैं। तो ये लोग जो हैं सामूहिक तौर पर वैश्विक शांति और सुरक्षा जो कहीं कहीं मिशन होता है या फिर कहीं कहीं कार्यक्रम होता है, तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व होने से मना कर सकते हैं, इन्वॉल्व ना हो उसमें। और यह मांग करें कि भाई अगर हमको इन्वॉल्व करना है तो इसमें सुधार करो। यह भी एक तरह से सौदेबाजी इसको कहा जा सकता है, सौदेबाजी। तो भारत को एक हद तक सौदेबाजी भी करने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ में अपना रोल बढ़ाने की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है। इसके अलावा भारत जो है अपने आर्थिक उन्नति का प्रयास कर सकता है। भारत के जो बहुत सारे इंडेक्स हैं, भारत के बहुत सारे इंडेक्सों में खराब रैंक है भारत का, तो उस इंडेक्स में भारत अपना रैंक सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है। चाहे भुखमरी का इंडेक्स हो, जैसा कि अभी आया था कुछ दिन पहले, या मानव विकास सूचकांक हो, HDI हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो भारत को जो है हमेशा उसमें सुधार करना चाहिए और उसमें अधिक से अधिक अंक लाने का या फिर हाई रैंक लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये वैश्विक स्तर पर जो भारत का जो है अस्थायी सदस्य बनने के रूप में समर्थन प्राप्त मिल सके।
भारत भी एक आंतरिक रूप से भी मजबूत हो और बाह्य रूप से भी मजबूत हो भारत। अब निष्कर्ष में हम क्या लिखते हैं जाते जाते कि उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आज की बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप सुरक्षा परिषद का अधिक लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण एवं सशक्तिकरण के साथ सर्वसमावेशी होना आवश्यक है। लेकिन 5 अस्थायी सदस्यों में कुछ सदस्यों द्वारा किए जा रहे समर्थन के बावजूद निकट भविष्य में इसके सुधार की संभावनाएं कम ही दिखती हैं। बावजूद इसके G4 देशों को अन्य समूहों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि इसे संभव बनाया जा सके। और अंततः संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर सामूहिक लाभ के लिए अस्थायी सदस्यों सहित अन्य राष्ट्रों को सुधारों पर आम सहमति के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो यह एक रूप से निष्कर्ष, यह एकदम बैलेंस निष्कर्ष है कि किस प्रकार से भारत जो है अपनी यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता को प्राप्त कर सकता है या फिर अपने दावेदारी को प्रबल कर सकता है भारत। तो अन्य देशों का सहयोग भी इसमें बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही यह वीडियो लेक्चर अब समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और जाते जाते सावधानी ही बचाओ है, कोरोना को हराओ और देश को बचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।